नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइज, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 47 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे और उन सब शिफ्ट का अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब तक मैंने आपको 4 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया है। तो जिन बच्चों को देखना है, जो भी रेलवे, एसएससी या बैंकिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जिनको भी देखना है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी 6 जून को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन है 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके लिए, मध्यानुपाती क्या होता है। दो संख्याओं का मध्यानुपाती, मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी है, तो उनका मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, उन दोनों संख्याओं को इंटू करके उनका रूट ले लो। ठीक है, वही उनका मध्यानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो संख्याएं दे रखी है 0.06 और 6, इनके बीच का मध्यानुपाती आपको बताना है। तो क्या करोगे, दोनों को इंटू कर लो, 0.06 इंटू 6, और इनका क्या ले लो, रूट ले लो। अब देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर दो फिर नीचे आप पॉइंट के बाद में दो जीरो, वो दो पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और नीचे आपका क्या, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 6 36, मतलब क्या हो जाएगा 6/10। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.6 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। किसी संख्या के 50% का 2%, मैं संख्या 100 मान लेती हूँ। ठीक है, 100 का 50% क्या हो जाएगा आपका, 50 ही हो जाएगा। ठीक है, 100 का 50%, और फिर इसका भी क्या निकालेंगे, 2% निकालेंगे, इसका भी 2%। तो क्या आएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 से ये 2 बार, 2 से ये 1, मतलब 1 आएगा। अब ये बोला है कि जो ये 1 है उस संख्या का, उस संख्या मतलब 100 अपन ने माना है, 100 का कितना परसेंट है। तो भाई 1 100 का कितना परसेंट है, 1% ही तो होगा ना। ये आप देख लो, 1 100 का कितना परसेंट है, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 1% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ण संख्या ही बोला, होल नंबर बोला है, तो होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली 13 होल मतलब पहले 13 होल नंबर कौन से हो जाएंगे, 0 1 2, और कहाँ तक हो जाएंगे आपके, 12 तक क्या हो जाएंगे, पहले 13 पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, इनका एवरेज पूछा है, पहली और लास्ट वाले को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 0 12 में को जोड़ोगे 12, 12 में 2 का भाग लगाते हो तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। तो पहले 13 पूर्ण संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 111 और ए बी बराबर है 27 और ए इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो आप ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। भाई अपन को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, मतलब जिनकी वैल्यू अपन को दी हुई है। तो एक तो आप बेसिक से आप कर सकते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और फिर आप क्या कर दो, इसमें रख दो। ठीक है, एक दूसरा अपन मेथड इसमें देखते हैं, क्या है भाई, देखो मैं इसमें इसका भाग दे दूं। ठीक है, इसमें इसका भाग दे दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भाग दे दूं मैं ए बी का,
तो इधर भी ये भाग मतलब ऐसे ही हो जाएगा, सेम प्रोसेस इधर हो जाएगा, 111 में भाग दोगे आप किसका, 27 का। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको 3 से काट लो, 3 नाम 27, ये कितना हो जाएगा, 3 3 हो, 3 7 21, 37/9 हो जाएगा। अब देखिए यदि आपने कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ रखा है, C&D रूल, जिसको हिंदी में अपन योगांतरानुपात बोलते हैं, तो यदि वो रूल यदि आप यहाँ पे लगा देते हो तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यदि 2 से इधर इंटू कर दूं और 2 से इधर इंटू कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो 2 का इंटू करने से अपन को पता है कि यदि अपन योगांतर अनुपात लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, और नीचे क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, C&D रूल से करेंगे। क्या होता है C&D रूल, भाई आप देख लो एक बार, C&D रूल क्या होता है, यदि A/B बराबर है आपका C/D के, तो आपका जो योगांतर अनुपात लगता है वो क्या हो जाएगा, A+B बटे में A-B, ये बराबर हो जाएगा C+D बटे में C-D के। ये क्या होता है आपका कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। ठीक है, तो ये सेम नियम अपन यहाँ लगाएंगे। तो देखो ऊपर तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका A² + B² - 2AB। नीचे क्या हो जाएगा, A² + B, सॉरी ऊपर प्लस करते हैं तो प्लस आएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 2AB। सेम प्रोसेस अपन को इधर करनी है। ये 9 दूना 18 हो गया, ऊपर तो क्या करोगे 37 के अंदर आप 18 को जोड़ोगे और नीचे क्या करोगे 37 में से 18 को माइनस करोगे। ठीक है, तो देखिए इससे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। देखिए कैसे, भाई ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया क्या, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका A-B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, A-B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा अपना, ये इधर तो आ जाएगा कितना 8 7 15 और ये 4 5 55 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 1 19 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में A+B बटे A-B, भाई दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बच जाएगा A+B बटे A-B, और ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 55/19। लेकिन यदि अपन देखते हैं कि अपन को पूछा क्या था, A माइनस वाला ऊपर था, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, ऊपर करते हैं, तो A-B बटे A+B जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 19/55। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यदि अपन देखते हैं तो देखिए ऑप्शन के अंदर अपने पास में ये इस फॉर्म में नहीं दे रखा। देखिए अपन ने 3 से काटा है इसको, जिसमें ऑप्शन में क्या किया है, इन्होंने 3 से नहीं काटा। कैसे, देखो इसको मैं यदि 3 से काटती हूँ, अपना आ रहा है 19/55। ठीक है, यदि मैं इसको 3 से इंटू कर दो तो 19 को 3 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, 57 आता है क्या, और 55 को यदि मैं 3 से इंटू करती हूँ तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 165। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वापस यदि देखो यहाँ पे काटा नहीं है इन्होंने 3 से, ये सीधा इन्होंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 165। ठीक है, अपन ने यहाँ पे 3 से काटा था, इन्होंने 3 से नहीं काटा है इसको, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, √57/165 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का को सरल कीजिए। आपको बताना है 6√4096 प्लस में है 4th रूट ऑफ 50,625 प्लस में है क्यूब रूट है आपका 21,962 और रूट में है आपका 3364। ठीक है, तो देखिए भाई
यदि आपको 30 तक के क्यूब याद हैं और आपको यदि मतलब वर्ग आपने अच्छे से याद कर रखे हैं तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें कम टाइम लगेगा, नहीं तो आप जिनको याद नहीं है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो 40 96 का आप याद रखना कि जो 40 96 है ये आपका है 2 की पावर 12 है ना, वो क्या होता है आपका 40 96 होता है। ठीक है, 4 की पावर यदि आप 6 करते हो तो भी आपका कितना आता है 40 96 आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि 8 की पावर आप 4 करते हो तो भी आपका कितना आएगा 40 96 आएगा। इसके अलावा यदि आप 16 की पावर 3 करते हो तो 16 का क्यूब भी क्या होता है 40 96 होता है। और यदि 64 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो 64 का स्क्वायर भी आपका क्या होता है 40 96। तो आपको ये सब याद रखना है क्योंकि बहुत बार आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 40 96 के सारे आपको याद रखना है कि 2 की पावर 12 आपका 40 96 होता है, 4 की पावर 6 भी आपका 40 96 होता है, 8 की पावर 4 आपका 40 96 होता है, 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि ये सब पता है तो देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर 6 लिख सकते, वो 4 की पावर 6 की पावर भाई क्या है 1/6 हो जाएगा। तो इसका पूरी के वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखो इसको यदि अपन करते हैं तो इसमें देखो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो मैं 25 इंटू क्या लिख सकती हूँ इसको 25 इंटू 25 दूना 50, भाई ज्यादा बड़ा मत करो, अपन को पता है लास्ट में 25 है, इसका मतलब 25 से तो डिवाइडेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 25 दूना 50 और फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर से 25 दूना 50 और 25 5 125। अभी भी आपका 25 से कट रहा है तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 25 60 200 और 25 से कम 25 81 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं भाई 5 का स्क्वायर ये और इंटू 5 का स्क्वायर ये, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। भाई 4 की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसका अपन को फोर्थ रूट दे रखा है। ठीक है, तो पावर 4 लेंगे तभी तो फोर्थ रूट आपका हटेगा। तो ये क्या है आपका 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 का क्या है फोर्थ रूट है। ठीक है, ये आप ऐसे देख लो 5 से 15 का पावर 4 करते हो तब आपका 50,625 आता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा फैक्टर्स में यदि आप तोड़ लेते हो इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी पावर 4 है। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 से ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, प्लस ये कितना है क्यूब रूट ऑफ 21,962। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है कि 28 का क्यूब है, नहीं याद है तो देखिए क्यूब कैसे पता करते हैं, क्यूब रूट कैसे पता करते हैं कि ये संख्या किसका क्यूब है। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो 0 से 9 तक का की जो डिजिट होती है उसमें किसका क्यूब करने के बाद में इकाई का अंक अपना 2 आता है। देखिए यदि आप 8 का क्यूब करते हो तो 512 आता है, मतलब 2 आ रहा है, मतलब आपका 8 का जब क्यूब करोगे तो आपका क्या आएगा लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में इकाई का अंक तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है लास्ट वाले 3 संख्याएं छोड़ दो और आगे की संख्या ले लो, आगे क्या है आपका 21। अब आपको क्या करना है 21 के मतलब कम या तो खुद संख्या या इसके पास में मतलब इससे छोटी संख्या, ऐसी संख्या ढूंढो जो क्या है आपका क्यूब है, किसी संख्या का क्यूब है। तो देखिए भाई 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, यदि 3 लेती हूँ तो 27 मतलब इससे ज्यादा चला जाएगा 21 से, तो मैं क्या लूंगी 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 ले लो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 लेंगे तो ये 8 किसका क्यूब है 2 का, तो ये 2 यहाँ पे लिख दो। ठीक है भाई, इसके जस्ट छोटी संख्या जो क्यूब है वो क्या है 8 है और ये किसका क्यूब है 2 का, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका दहाई के स्थान पे। इसका मतलब ये जो संख्या है वो किसका क्यूब है आपका 28 का क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा आपका
28। अब देखिए 33 64 आपका किसका स्क्वायर है। यदि आपने देख रखी है मेरी क्लास तो आपको पता देखते ही पता चल जाएगा। देखो 25 के अंदर आप क्या जोड़ रहे हो, 8 जोड़ रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 33 64 है, ठीक है, मतलब ये 58 का स्क्वायर होगा आपका। देखिए कैसे पता करते हैं, आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे पता करोगे 33 64 आपका किसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्वायर में क्या करते हो, आपके पास में 0 से 9 तक दो ऐसी संख्या आएगी जिनका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। तो आप दिमाग लगाओगे किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। देखिए मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 2 दूना 4 आएगा, ठीक है। और एक क्या होता है 8 8 64 होता है, मतलब 8 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो भी आपके पास में क्या आता है 4 आता है इकाई का अंक। अब देखिए आप जब क्यूब रूट निकाल रहे थे 3 संख्याएं छोड़ रहे थे, रूट निकाल रहे हो तो 2 संख्याएं छोड़ दो आप, ठीक है। रूट निकालोगे तो क्या करोगे 2 संख्याएं आप छोड़ोगे। अब आपको देखना है कि 33 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की कौन सी संख्या। तो देखिए आपको पता है कि 25, 5 का स्क्वायर 36 तो लेते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा आपका। और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो दोनों जगह क्या कर दो आप 5 5 लिख दो। अब आपको क्या करना है इस 5 को इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या जैसे 5 के आगे 6 आता है उससे इंटू करो तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 5 से। अब आपको देखना है कि जो ये 33 है वो 30 से बड़ा है या 30 से छोटा है। अब अपन को पता है कि 33 आपका 30 से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगा इसकी, मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो ये इसका रूट क्या हो जाएगा 33 64 का जो रूट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्यूब रूट और मतलब रूट तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो अब इनको जोड़ लो जो भी है वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन जोड़ते हैं 8 8 16, 16 5 21, 4 25, 2 चला जाएगा 3 4 5 और 5 10, कितना आ जाएगा 105। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। देखिए भाई 41 से विभाजकता का नियम आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं नहीं पता है तो आपको एक एक संख्या के अंदर 41 का भाग देना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो तो आप बेसिक तो आप अपने तरीके से करोगे भी, सब में 41 का भाग दोगे और देखोगे कि चारों में से कौन सी संख्या आपकी 41 से विभाज्य है। लेकिन यदि आपको 41 का नियम देखना है तो देखिए 41 के विभाजकता का नियम क्या होता है आपका, इकाई के अंक को 4 से इंटू करके बची हुई संख्या में से माइनस कर दो और फिर माइनस करने के बाद में बची हुई संख्या में 41 का भाग देके देख लो, ठीक है। या जब तक माइनस करते जाओ, यदि बड़ी संख्या है जब तक माइनस करते जाओ जब तक आपके पास में 2 डिजिट की संख्या है या 3 डिजिट की संख्या की आपका 41 का भाग आप जल्दी दे सको, यहाँ तक ना सोल्व कर लो। देखिए कैसे भाई, देखो मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है भाई 41 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए क्या करो आप इकाई के अंक को 4 से इंटू करो, 9 4 36। आप क्या करो 788 में से क्या कर दो 36 को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 और 5 और 7। अब एक बार और कर लो इसको, 2 को 4 से इंटू कर लो, 4 दूना 8, 75 में से 8 को माइनस अपन करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास में 67। क्या 67 आपका 41 से डिवाइडेड है क्या, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऐसे ही अपन बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए क्या करेंगे 743 में से 4 एकम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 739 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें को 4 से इंटू और कर लो, 9 चौक 36, 73 में से यदि अपन 36 को घटाते हैं तो अपने पास में कितना आता है 37। आपका 41 से विभाजित नहीं है तो ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 चौक 28, आप क्या करते हो 853 में से यदि आप किसको घटाते हो 7 चौक 28 को घटाते हो तो देखिए कितना आता है अपने पास में, ये आ जाएगा 13 में से 8 जाता है 5 और यहाँ पे 2 और 8। अब क्या कर लो इसको एक बार और कर लो, 5 चौक 20, 20 यदि आप इसे यहाँ से घटाते हो तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास में
20 यदि आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 62 आएगा, और 62 आपका 41 से डिवाइडेड नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका 41 से विभाजित होगा। यदि आपको ये नियम देखना है तो देखो भाई, यहाँ पे 700 वो 7995 है, तो आप क्या करो 5 को 4 से इंटू करो, कितना 5 चौक 20। 799 में से आप 20 को घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 779 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार और कर लो आप इसको, 9 चौक 36। 77 में से यदि 36 को घटाते हैं तो देखिए अपने पास में क्या आता है 41 आता है, और 41 आपका 41 से तो विभाजित होगा ही ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपको 41 का यदि नियम देखना है तो देखो इजी है नियम, यदि आप ये नियम लगाते हो तो भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे, मतलब बेसिक से तो जल्दी सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के योग के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है? देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करोगे तो आप एक इजी वे में सोल्व कर लोगे। इनमें यदि आप ट्रिक व्रिक लगाने की कोशिश करते हो तो आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, बेसिक से ही करो। देखो इसने बोला है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। पिता की आयु ले लेती हूँ मैं x और पुत्र की आयु ले लेती हूँ मैं y। तो इसने बोला है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब x प्लस y का जो योग है वो क्या, पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना। पुत्र की आयु ली है मैंने y, तो पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, 18 वर्ष अधिक है, तो प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, ये 4y इधर आएगा, तो x माइनस 3y किसके बराबर हो जाएगा आपका 18 के बराबर हो जाएगा। अब एक कंडीशन और दे रखी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, भाई 5 वर्ष बाद में पिता की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में पिता x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद में x प्लस 5, तो 5 वर्ष बाद में पिता की आयु x प्लस 5 हो जाएगी। पिता की आयु का 4 गुना, पिता की आयु ये है, इसका 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से। अब देखिए पुत्र की भी वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद में पुत्र की आयु भी तो y प्लस 5 हो जाएगी, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद में हो जाएगी y प्लस 5, इसके 14 गुने से 8 वर्ष कम है। कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, 4x, ये 14y आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस का 14y और 5 4 20 ये इधर जाएगा। ठीक है, 14 5 70, और 70 में से माइनस का 20 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। तो देखिए वही एक इक्वेशन अपने पास में क्या बन जाएगी, 4x माइनस 14y। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, यदि आप 28 को घटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास में 42 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस 14y इक्वल टू 42। देखिए थोड़ी से अपन इसको इजी और बना सकते हैं, 2 से काट लो भाई इसको, 2 7 और कितना आ जाएगा 21, मतलब 2x माइनस 7y बराबर है 21 के। कितना है, 2x माइनस 7y बराबर है किसके, 21 के। तो देखिए अपन को यहाँ से उनकी आयु पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यदि मैं इस इक्वेशन को पूरी को 2 से इंटू कर दूं और फिर इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो देखिए ये तो 2x से ये वाला 2x तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6y, और इसको माइनस करोगे तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 6y में से प्लस का 7y जाता है तो y बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y। ऐसे सेम प्रोसेस इधर करेंगे तो 18 दूना 36, और 36 में से यदि आप किसको 21 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखिए पुत्र की जो आयु आई है वो आ गई अपने पास में 15 वर्ष। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर लो आप इसमें, और यहाँ से x की वैल्यू मतलब पिता की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 15 3 45,
तो x कितना आ जाएगा भाई 45 आपका किस में जुड़ेगा 18 में जुड़ेगा, तो 45 और 18 आपका कितना हो जाएगा 63 वर्ष हो जाएगा। 45 और 18 आपका कितना हो जाएगा 63 वर्ष हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्या करना है भाई, आपको दोनों की आयु का अंतर बताना है, मतलब 63 में से 15 को घटाना है, 63 में से 15 को घटाना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 और ये 48 आ जाएगा। 48 वर्ष का अंतर हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु में। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए बेसिक से मैं यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसको जल्दी सोल्व करते हो तो विद इन 30 to 40 सेकेंड में आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 112 सेंटीमीटर के बराबर है। भाई गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन को व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। तो यदि आपका व्यास 112 है तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी आपकी 56, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लो, देखो कितना हो जाएगा 4 × 22/7 × 56 × 56, ठीक है। तो देखो सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो 7 8 56 होता है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको 2 × 11, देखो जब भी 11 आ जाए मल्टीप्लाई में तो 11 को सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई किया करो, क्योंकि 11 का यदि आपको नियम पता है तो, ठीक है, नियम पता है आपको तो कितनी भी बड़ी संख्या को आपको 11 का मल्टीप्लाई बहुत इजीली बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे आप। तो देखिए यहाँ से 4 दूना 8, 8 8 64, 64 को यदि अपन 56 से इंटू करते हैं तो अपने पास में देखो कितना आता है 6 4 24, 2 6 6 36 और 2 38 और 5 4 20 58, 5 5 6 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, ये आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई और करना है, 11 का नियम होता है देखो इकाई का अंक कैसे आ जाएगा 8 4 12 हासिल में चला जाएगा 1, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल में 1 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो कितना हो आ जाएगा आपका 39,420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39,420 नहीं 424 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। भाई आपको देखो क्या बताना है, धनराशि बतानी है, अच्छा अवधि बतानी है जिसमें 1200 की राशि आपकी कितनी हो जाए 2220 हो जाए, किस दर से 20% की दर से। तो सिंपल अपन ऐसा इक्वल टू PRT वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भाई 1200 की राशि आपकी 2220 हो रही है, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला है 1020 आपको ब्याज मिल गया, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। देखिए आपका जो ब्याज है वो कितना आ गया 2220 में से 1200 को माइनस करते हो तो 1020, मतलब साधारण ब्याज आ गया आपका 1020, ठीक है। मूलधन अपन को दे रखा है कितना 1200 और आर अपन को दे रखा है 20, टी अपन को फाइंड आउट करना है, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। देखिए सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल और 2 से ये जाएगा आपका 2 5 10 और 2 1 2। अभी देखो 3 से कटेगा ये 4 बार और ये कितने बार 17 बार, ठीक है। 17 में यदि आप 4 का भाग देते हो तो 4 4 16 और कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा, 4 दूना 8 4 5 20, कितना आ जाएगा 4.25 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 4.25 वर्ष इसमें टाइम आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और PQ एक तिर्यक रेखा है जिससे PQ AB को बिंदु R पर और CD को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण BRP इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री और कोण DSP बराबर है 3x माइनस 22 डिग्री, तो कोण CSP का मान ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा इसके लिए, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं, AB है और एक क्या है
सी डी है, इनको एक, भाई ये है ए बी और ये है आपकी सी डी, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी, पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू इनको काट रही है। ठीक है, अब इसने बोला है जो पी क्यू है वो ए बी को तो कहाँ पे बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करती है, जबकि सी डी को कहाँ पे, एस पे, मतलब ये बिंदु एस हो जाएगा और ये बिंदु आपका आर हो जाएगा। अब इसने बोला है बी आर पी बराबर, बी आर पी कौन सा हो जाएगा, बी आर पी ये वाला कोण, ये कोण इसने दिया है 2x प्लस 13 डिग्री। ठीक है, और डीएसपी, डीएसपी कौन सा हो जाएगा आपका, डीएसपी ये वाला कोण हो जाएगा आपका क्या, डीएसपी हो जाएगा 3x माइनस 22 डिग्री। तो भैया अपन को पता है कि जब भी आपके पास में ऐसे ये दोनों लाइन क्या होती है, समांतर होती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है भाई, ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 2x प्लस 13 बराबर हो जाएगा आपका 3x माइनस 22 के। देखिए 2x 3x में से माइनस होगा तो कितना x बच जाएगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आप 22 में यदि 13 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 35 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो अपने पास में आ गई 35 डिग्री। अपन से पूछा कौन सा है, सी एस पी इसने पूछा है, सी एस पी ये वाला कोण पूछा है। भाई यदि अपन ये कोण निकाल लेते हैं तो ये पूरा 180 होता है, मतलब 180 में से यदि अपन इस कोण को माइनस कर देते हो तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कोण निकालते हैं तो देखिए x कितना है 35, तो 3x कितना हो जाएगा 105। ठीक है 105, 105 में से यदि आप 22 को घटाते हैं तो देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा, 105 में से यदि 22 को यदि अपन घटाते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा 83। मतलब ये वाला कोण आपका 83 है, ये पूरा कोण 180 होना चाहिए। तो भाई ये कोण कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आप 83 को माइनस करते हो तो 97 डिग्री अपने पास में क्या आ जाएगा, कोण CSP आ जाएगा। कितना आ जाएगा 97। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है आपको 5852 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आपका उत्तर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें और पाई आपको लेना है 22/7। देखिए भाई इसने आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो अपन को पता है यहाँ से अपन त्रिज्या पता कर लेंगे। ठीक है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्या पता होना चाहिए अपन को। तो देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है बेलन का वो होता है पाई r² h। आयतन दिया है इसने 5852। ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एच दिया है अपन को 38। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपन क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करो आप, भाई इसको 11 से काट लो, 11 5 55, 3 बच गया, 11 3 33 और 11 दूना 22। ठीक है, अब इसको काटो आप किससे, यहाँ पे देखो 2 से काटोगे तो 19 और ये 2 मतलब 4 से काट लो इसको, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 3 12, 133 बार कट गया। अब अपन को पता है 19 7 133 होता है, तो ये 19 से 133 7 बार कट गया। तो r² आ गया अपना 7 × 7। दोनों तरफ यदि रूट लेते हैं तो r की वैल्यू यहाँ से अपने पास में 7 आ गई। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब अपन से पूछा है ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो बेलन का होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई r प्लस h। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए 2 × 22/7, r कितना है आपका 7, इंटू में हो जाएगा r प्लस h। h यदि 38 है और r आपका 7 है तो कितना हो जाएगा आपका 45, r प्लस h कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, 45 को 2 से इंटू करते हैं 90, 45 को
2 से इंटू करते हैं 90। भाई अपन को पता है लास्ट में 0 आएगा और 0 तो आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना आंसर तो आ गया। ठीक है, कितना आएगा 1980। करके देख लेते हैं। 45 दूना 90 और 90 को 2 से इंटू करते हो तो आपका 180, और 180 को यदि आप 11 से इंटू करते हो, ठीक है, 180 को 11 से इंटू करते हो तो देखो 0 और फिर ये 8 आ जाएगा, दोनों का जोड़ 9, और ये कितना आ जाएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। देखो एडवांस मैथ के लिए आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले आना जरूरी है। यदि फॉर्मूले आते हैं तो ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे फॉर्मूले आपके रटे हुए होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों के 2 प्रकार के तेल को इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। देखिए भाई, एक इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है, यदि आपको इसका कंसेप्ट पीछे पता है, इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हर आपके एक शिफ्ट में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, और इसमें क्या होता है, आपको एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेना होता है। भाई यहाँ पे देखिए सुरेंद्र जो है उसके पास में 102 लीटर तेल है ए प्रकार का, और एक है 224 लीटर तेल बी प्रकार का। अब क्या करना है, ये जो ए प्रकार का तेल है उसको भी अलग अलग भरना है छोटे छोटे कंटेनरों में, और जो बी प्रकार का उसको अलग भरना है छोटे छोटे कंटेनरों में। अब आपको बताना है कि कितने कंटेनर ले अपन, कि अपन को क्या करना है, भाई जो कंटेनर है वो कितने लीटर का ले अपन, कि पूरा तेल उनमें आ भी जाए और मतलब तेल बचे भी नहीं और तेल ज्यादा भी ना रहे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या होती है जिसका दी गई सब संख्याओं में भाग जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 102 और 224। ठीक है, 102 और 224 का एचसीएफ ले लो, और इसके लिए आप थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो। ठीक है भाई, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो एक तो आपका आएगा ही नहीं है ना, और इसमें आपका 9 का भाग जाता नहीं है तो ये 9 भी आपका कैंसिल हो गया। अब 2 और 8 में देखो कि 8 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, भाई देखो यदि 2 का तो जाएगा, 2 तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन यदि 8 का जा रहा है तो अपन को बड़ी से बड़ी संख्या लेनी हो तो 8 लेंगे अपन। ठीक है, यदि 8 से अपन करते हैं तो देखो इसी में नहीं जा रहा, 8 एकम 8 22 में नहीं जाता, तो 8 भी नहीं होगा, अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो प्रत्येक कंटेनर कितने लीटर का लेना होगा, आपको 2 लीटर का लेना होगा। ठीक है, इतना बड़े क्वेश्चन का देखो इतना सा आंसर है, आपको ओनली एचसीएफ लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उस बिंदु से एक 250 रूट 3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। भाई देखो क्या बोला है कि एक टावर है, अब आपको इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कौन से बिंदु से, जो इसका जो इस टावर का जो आधार बिंदु है ना, इससे 250 मीटर की दूरी पर है। मान लिया कि ये बिंदु है और ये इससे 250 मीटर दूर है, तो आपको क्या बताना है, इसके शिखर का और इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण बताना है, मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। मैंने मान लिया ये कोण क्या है, आपका थीटा है, और आपको जो टावर है उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 250 रूट 3। ठीक है, तो देखिए थीटा के सामने लंब होता है और ये हो जाएगा आपका आधार, तो यहाँ पे टेन थीटा लगा देते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार 250 रूट 3 बटे 250। 250 से 250 कैंसिल, और आपका क्या बच जाएगा, रूट 3। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन की वैल्यू कितने डिग्री पे रूट 3 होती है। ठीक है, तो कितने डिग्री पे होती है, थीटा की वैल्यू यदि आप 60 डिग्री रखते हैं तो टेन 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट 3 होती है, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से
34 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई 10 प्रेक्षण हैं, औसत 40 है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो एक प्रेक्षण था वो 23 था, वो 43 था, और उसको गलती से कितना पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितना कम पड़ा, कितना कम पड़ा भाई, इसने 9 कम पड़ा। ठीक है, कितना कम पड़ा, 9 कम पड़ा, मतलब इसका जो एवरेज है वो ज्यादा आना चाहिए था, बड़ी संख्या को क्या पढ़ लिया, छोटा पढ़ लिया, तो जो इसका एवरेज था वो बड़ा आना चाहिए था। तो देखिए टोटल एवरेज पहले तो 10 संख्याओं का 40 था, लेकिन 9 अंक कम पढ़ लिए, तो इस 9 अंक का एवरेज बनाएंगे, मतलब इस 9 को सब संख्याओं में डिवाइड कर दो, तो 9 में 10 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना 40.9 इसका एवरेज आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष के पास 1218 रुपए हैं, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें इससे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद में समान धन राशि प्राप्त हुई। आशीष ने महेश को कितनी राशि दी थी। भाई देखो आशीष ने अपने पुत्र अरुण और महेश को 1218 रुपए बांटे हैं। ठीक है, और उनको बोला कि यदि आप इनको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे आप क्या करते हो, निवेश करते हो, तो जो अरुण है उसका 11 साल बाद में और महेश का 12 साल बाद में जो अमाउंट है वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि जो अरुण है उसको ए रुपए देता है और महेश को एम रुपए देता है। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालते, मिश्रधन कैसे निकालते, मूलधन इंटू दर बटे जो अपना फॉर्मूला होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का होल मतलब की पावर टी होता है, समय होता है। ठीक है, तो देखिए उससे अपन अमाउंट निकालते हैं। मैंने मान लिया जो आशीष जो अरुण है उसका अमाउंट है A1 और जो आपका महेश है उसका अमाउंट है A2। यहाँ से अपन इन दोनों के मिश्र धनों की क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं देखो क्या माना है कि अरुण को माना कितने रुपए दिए हैं, x मान लो, और महेश को दिए हैं y। ठीक है, तो अरुण को x रुपए दिए हैं 10% की दर से, तो क्या करोगे 110 बटे 100 करोगे। ठीक है, और समय कितना है इसका, इसका अमाउंट 11 साल बाद में, इसका अमाउंट 11 साल बाद में, और इसको रुपए दिए हैं y, और इसका जो अमाउंट है वो कितने साल बाद में, 12 साल बाद में, दोनों का अमाउंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको x रुपए दिए हैं और मतलब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 करते हैं, तो आर की जगह 10 रखा तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100 की पावर 11, कितने 11 वर्ष, और इसका 12 वर्ष बाद में दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है। तो देखिए यहाँ से देखो इस 11 पावर से ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया 110 बटे 100 बच गया या 11 बटे 10 बच गया। ठीक है, इधर तो ये कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ से x और y की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास में 11 बटे 10, मतलब x का अमाउंट 11 और y का अमाउंट कितना आ गया आपके पास में, अमाउंट नहीं सॉरी अमाउंट नहीं, x का प्रिंसिपल आ गया अपने पास में 11 और y कितना आ गया आपके पास में 10। ये x और y क्या थे, अपन ने माना था कि माना अरुण को x रुपए दिए हैं और जो महेश है उसको y रुपए दिए हैं। ठीक है, टोटल रुपए दिए कितने थे इसने, एक 1218 रुपए दिए थे, लेकिन अपने पास में रेशियो में कितना आया दोनों का, ये आ गया 21। अपनों को पूछा किसका है, आशीष ने महेश से कितनी राशि दी है, मतलब महेश की राशि निकालने में इसकी y मानी थी, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इनटू कर लो किससे 10 से। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, जीरो लास्ट में दो संख्याओं में आ रहा है तो थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा अपन को। 3 से काट लो, ये 7 बार, 3 से 3 4 12, 3 6 18। ठीक है, 7 से काटो इसको, 7 5 35, 7 8 56, कितना आ जाएगा 580। तो क्या आ जाएगी, मैं इसको कितनी राशि दी थी 580 रुपए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाया और यहाँ से दोनों के मिश्रधन को बराबर कर दिया। ठीक है, दोनों का अमाउंट देखो आप अलग अलग भी मान सकते हो, या फिर आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, जो अरुण है उसकी x मान लो, तो जो महेश है उसको कितने रुपए दिए होंगे, यदि अरुण को x दिए हैं तो महेश को 1218 माइनस x दिए हैं। तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
प्रेक्षणों 4 3 8 7 3 7 3 1 1 3 8 3 3 5 3 का बहुलक कितना है? देखो बोलने में पता चल रहा है कि 3 3 बहुत बार आ रहा है, और वैसे देख भी लो भाई 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो आपका 3 ही आ गया, तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आपकी आई है, ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चना और मटर का बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई व्यय आपका क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा कि जो चना है या कोई भी वस्तु है उसका मूल्य कितना है और उसकी कितनी मात्रा आप ले रहे हो, ठीक है, उसका मूल्य कितना है और उसकी कितनी मात्रा आप ले रहे हो, वही तो क्या हो जाएगा? उसका व्यय हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसने सीधा सीधा क्या बोला है अपन को कि मूल्य का जो अनुपात दिया है ये चना हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मटर। तो देखिए चने और मटर के जो मूल्य का अनुपात है वो तो दे रखा है 2 और 5, ठीक है, और जो उपभोग की गई मात्रा है उसका अनुपात कितना दे रखा है अपन को? ये दे रखा है 4 और 3 दे रखा है। तो देखिए यदि इन दोनों को मैं इंटू करती हूँ तो 4 दूना 8 आपका व्यय आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दिए 15, मतलब व्यय किस अनुपात में हुआ है? उसका 8:15 के अनुपात में हुआ। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय मिनट में लगेगा? देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक पाइप है भरने वाला और एक है खाली करने वाला। जो भरने वाला पाइप है वो मैंने मान लिया ए है और वो 9 मिनट में उस पूरे टैंक को भर देता है, जबकि दूसरा पाइप है वो खाली करने वाला है, मैंने इसका नाम दे दिया बी, और ये 90 मिनट लगा देता है उसको खाली करने में, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? यहाँ से अपन क्या करते हैं, टैंक की एफिशिएंसी पता करते हैं। कैसे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 90 आ जाएगा। तो देखिए जो पाइप ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी कितनी? 10, और पाइप बी की कितनी आ जाएगी? 9। मतलब जो पाइप ए है वो आपका 1 मिनट में 10 भाग भर सकता है, जबकि पाइप बी है वो 1 मिनट में एक भाग को खाली कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, यदि दोनों पाइपों को साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? टैंक का आधा हिस्सा 90 का आधा कितना? 45। भाई देखो 1 मिनट में ये 10 भाग भरेगा, दोनों को साथ चला रहे हैं तो, लेकिन साथ के साथ में ये जो पाइप बी है वो एक भाग को खाली भी कर देगा, तो मतलब 1 मिनट में कितना भाग भरा जा रहा है? 9 भाग। तो 45 भाग को भरने में कितना मिनट का समय लग जाएगा? इसमें 45 में 9 का भाग लगा दो, 9 5 45 होता है, तो कितने मिनट का समय लग जाएगा? दोनों पाइपों को 5 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 89.7 और 32 है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें। भाई रेलवे के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस सूत्र से आपका क्वेश्चन आता ही है। तो क्या होता है भाई बहुलक, जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? ये होता है बहुलक इक्वल्स टू होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है, 2 इंटू माध्य। तो देखिए बहुलक अपन को दे रखा है कितना? 89.7, और माध्यिका अपन को दे रखी है 3 इंटू 32, और माध्य अपन को पता करना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू माध्य, और इसको इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, मतलब 96 आ जाएगा, और ये है 89.7 है, ठीक है। 96 में से यदि आप इसको घटाते हो तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट ये कितना आ जाएगा भाई? 9, 6.9 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 6.9 कैसे आएगा भाई?
6.3 आ जाएगा। कितना आएगा? 6.3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करो आप, 2 का भाग लगा लो तो माध्य आ जाएगा अपना। माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.3/2। तो देखिए भाग लगाते हैं, 2 3 6 पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 और कितना बच गया? 1 बच गया, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 3.15। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मूल्य रुपए 1600 है जो क्रय मूल्य से 25%, अच्छा सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन चालू है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य रुपए 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य और पर 16% की छूट पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी के। अब देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है वो भी अपने काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या दे दिया? रिलेशन दे दिया परसेंटेज में। ठीक है, तो अपन को तो रेशियो में ही चाहिए ना, तो इसने बोला है अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है? 25%। 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है? 4। मतलब यदि किसी भी बिस्तर का मूल्य 4 है तो उसको एक अधिक अंकित करके कितने में कितना अंकित किया है? 5 किया है। तो मैं क्रय मूल्य का अनुपात और अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा आपका? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा है? 16% की छूट दे रखा है। 100 में से यदि 16 घटाते हो तो आपका कितना आता है? 84 आता है, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस पी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कितनी बार कट जाएगा आपका? ये 21 बार कट जाएगा। 21 5 105 होता है, और 105 में से 100 घटाते हो तो प्रॉफिट आपका कितना परसेंट आ जाएगा? 5% आ जाएगा, और ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 + 3 33, और 33 को फिर क्या करेंगे? इनटू करेंगे किससे? 4 से। तो ये देखो, ये 66 और 40 को तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 106। इसमें से माइनस होगा, 33 को 4 से इंटू करते हो, 4 3 12, और ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो देखिए 132 में से यदि आप किसको घटाते हैं? 106 को घटाते तो माइनस का बचेगा। भाई माइनस की संख्या आपकी क्या है? बड़ी है, तो माइनस का बचेगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 26। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बहुपद x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करें। देखिए भाई, एक तो इस क्वेश्चन का आप कैसे निकाल सकते हैं आंसर? ऑप्शन उठाओ, दोनों ऑप्शन में जो दो पद दे रखे दोनों को इंटू करो और देख लो कि कौन से पद से आपका x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 आ रहा है। ठीक है, और यदि आप वैसे करना चाहो इसको, भाई आप ऐसे तो कर ही सकते हो ना, भाई कौन से आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। हर ऑप्शन को उठा के आपको इन दोनों को इंटू करके फिर देखना पड़ेगा, और बहुत लंबा प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं अपन, इसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो क्या है, x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसको देखो, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है एक। ठीक है, मैं इसको देखती हूँ तो इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। तो देखिए अपना a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए मैं ये फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले को बना, इस जो दे रखा है इसको इस वाले फॉर्मूले में बनाने की एक बार कोशिश करती हूँ। देखिए भाई यहाँ पे आपको इस 10 में आपका 2 तो ऑलरेडी जो आपका इससे आता है, सूत्र से आता है वो है। यहाँ पे है 5। 5 मतलब क्या है आपका? यहाँ पे जो b है, मतलब ये 5 मतलब ये जो यहाँ पे संख्या है उसका स्क्वायर। भाई आपको पता है यहाँ पे a तो कितना है? a मतलब x की पावर 4 के साथ में a का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू तो आपकी 1 है, लेकिन b आपको कितना लोगे? क्योंकि यहाँ पे 5 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो देखिए यदि मैं 25 इसको बनाती हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा, देखो इसको 25 बनाने के लिए मैं एक बार +3 कर दूं और एक बार
-3 कर दूं, तो देखिए यदि मैं इस टर्म को देखती हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 25 बन जाएगी। अब बताओ इसको मैं x² माइनस 5 का होल स्क्वायर ये लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि देखो आप वापस खोलते हो तो x की पावर 4 माइनस का वो प्लस हो जाएगा 25 और फिर क्या हो जाएगा -5 दूना 10 x² आएगा, ठीक है, x² आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यदि मैं प्लस -3 करती हूँ तो ये x² माइनस 5 का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और -3 और लिया है अपन ने तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ क्या, वे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, वापस 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। ये करने से देखो मेरे पास में क्या बनेगा, ये एक आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, a² ये बीच में माइनस b², तो ये क्या होता है आपका a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ठीक है। तो देखिए a प्लस b पहले दोनों को जोड़ेंगे तो x² माइनस 5 प्लस का कितना हो जाएगा √3 और एक बार माइनस करेंगे तो देखो x² माइनस का 5 और माइनस का √3, तो ये इसका हो जाएगा, दो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, x² माइनस 5 प्लस √3, x² माइनस 5, अच्छा ये +3 दे रखा है क्या यहाँ पे, +3 तो कैसे आएगा, √3 वो प्लस का 3 दे रखा है, ये देखो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया होगा, ये रूट का 3 होगा, ठीक है, और कहीं पे तो दे नहीं रखा, तो ये रूट में क्या है आपका 3 है, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक अलमारी को रुपए 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ रुपए 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, भाई आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले इसमें सीपी पता करेंगे, और वो सीपी कैसे पता करेंगे, देखिए यदि किसी वस्तु पे हानि हो रही है, इसका मतलब अपन खरीद के लाए हैं, उससे कम में अपन ने बेचा है तब हानि हुई है, और लाभ को होता है तो इसका मतलब अपन जितने में खरीदे उससे ज्यादा में बेचे तब आपको लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको सीपी था कुछ, ठीक है, यदि आप इसको 3338 में बेचते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि वो SP1 है जो आपका विक्रय मूल्य है, यदि आप 3338 में बेचते हैं तो उसको क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। मतलब सीपी से कम में बेचते हैं तो आपको क्या हो रही है, हानि होती है, लेकिन सीपी से अधिक में बेचते हैं, क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। मैंने मान लिया SP2 है और वो SP2 की वैल्यू ऑप्शन में क्या, उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3437 आपको दे रखी है, ठीक है। किसी वस्तु को आप 3437 में बेचते हो तो लाभ हो रहा है, 3338 में बेचते हो तो हानि हो रही है। अब आपको देखो यहाँ पे लाभ और हानि का भी रेशियो दे रखा है, क्या बोला है, जो लाभ है वो इतने में बेचने पे हुई हानि से 75% अधिक है, जो लाभ है वो हानि से 75% अधिक है। मैं 75 की यदि फ्रैक्शन बनाती हूँ तो 3/4, मतलब आपको 4 की हानि हुई है तो लाभ कितना हुआ है, इससे 3 ज्यादा 7 आपको लाभ हुआ है। तो देखिए रेशियो में आपको यदि हानि 4 की हुई है तो लाभ कितने का हुआ है, 7 का, हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से सीपी निकालने का जो अपना होता है, कैसे निकालते हैं भैया, आपको क्या करना है, इस SP2 में से बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 3437 में से यदि आप 3338 को घटाते हैं तो कितना आता है आपका, 99 आ जाएगा। और ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे भी बड़े में से छोटे को घटाना अनुपातों में, एक्चुअली में तो जो क्या है
जो आपका SP1 है वो SP2 से कितना कम है, 3338, लेकिन अनुपातों में कितना कम है, 7 में से आप -4 को घटाते हैं, 7 में से आप -4 को माइनस करते हैं तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 11, तो 99 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 की। अब देखिए CP कैसे पता करेंगे, CP देखो दो तरीके से अपन पता कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हानि की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर ले कि हानि उसको कितने की हो रही है, और वो हानि यदि अपन इस SP में जोड़ते हैं तो अपने पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई हानि जो होती है उसको यदि आप विक्रय मूल्य में जोड़ देते हो तो आपके पास में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य आ जाएगा, या आप लाभ को क्या करते हो उसमें से विक्रय मूल्य में से घटा देते हो तो भी आपके पास में क्रय मूल्य आता है। तो या तो आप 4 की वैल्यू फाइंड आउट करके 3338 में जोड़ दो, या 3437 वो 7 की वैल्यू फाइंड आउट करके 3437 में से माइनस कर दो तो आपके पास में CP आ जाएगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, प्लस करना ज्यादा आसान होता है तो मैं क्या करती हूँ 4 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, 11 से 9 बार 9 चौक 36, मतलब जो CP आएगा वो कितना आ जाएगा, आप 3338 में क्या कर दो, इस 9 चौक 36 को जोड़ दो, तो देखिए 36 को यदि जोड़ते हैं तो CP आएगा अपने पास में वो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और ये 7 और ये 33, 3376 रुपये आपके पास में क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3374 रुपये। अब यदि आपको 50% लाभ चाहिए तो 3374 का क्या निकाल लो, 150% निकाल लो, तो कितने में बेचोगे भाई, क्रय मूल्य कितना है 3374, इसका अपन 150% निकाल लेते हैं तो अपने पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 3 बार और ये 2 बार, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 8 16 2 7 14, 7 21, लास्ट में 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन में अपने पास में यूनिट डिजिट 1 आ रही है, किसमें, ऑप्शन बी में। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 5061 आपके पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक विक्रेता ने ₹1 में 6 नींबू खरीदे, 100% लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई इसको कैसे करते हैं अपन, ₹1 में 6 नींबू खरीदे तो अपन कैसे करते हैं, रुपए को नीचे रखते हैं, क्वांटिटी को ऊपर, कितने नींबू खरीदे 6, और क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100% मानते हैं, तो ये 100% से इसको इंटू कर दो। अब 100% पे आप 100% का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचोगे, 200% में। तो देखिए इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, रुपए को तो नीचे, ये 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा भाई कितने नींबू बेचने होंगे, तो मैंने मान लिया n नींबू बेचने होंगे, और इधर कितना आ जाएगा, 100% का लाभ हो रहा है, 100 पे 100% का लाभ तो 200% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200%। ठीक है, तो ऐसे इस शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, इसको हर मैं शिफ्ट में ये बता रही हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो देखिए यहाँ से अपने पास में जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में कितनी होनी चाहिए। देखिए भाई सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपके पास डिजिट्स चेंज हो रही है और सेम पैटर्न के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप 10-15 शिफ्ट को भी कर लेते हैं तो आपका पूरा शिफ्ट जो 47 है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 553 किलोमीटर है, 12 घंटे में तय करता है। अब क्या बोला है, यदि दूरी का 2/3 भाग वो 2/3 मतलब 2/3 भाग तय करता है, उसमें 2/3 समय लग जाता है उसको, जितना समय लग रहा है टोटल का 2/3 समय उसको लग जाता है। तो देखिए अपन को शेष दूरी के लिए क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो शेष दूरी आपकी बच कितनी जाएगी, भाई आपने 2/3 आपने तय कर ली तो 1/3 आपके पास में बच गई, तो 753 का आप 1/3 निकाल लो, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 एकम 251 किलोमीटर क्या हो जाएगी दूरी, मतलब 251 किलोमीटर आपको तय करनी है। कितने समय में, 12 घंटे का
2/3 समय तो लग गया, तो 12 घंटे का 1/3 समय आपके पास में बचा है, मतलब 3 चौक 12, 4 घंटे आपके पास में बचे हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय हो जाएगा। मतलब 251 में आप क्या कर दो, 4 का भाग लगा दो। तो देखिए 4 का भाग लगाते हैं तो 4 से 24 और 1 बच जाएगा, 4 दूना 8, 62.75 आपको ऑप्शन में दे रखा है, कितना आ जाएगा, 62.75 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। डब्ल्यू ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर पर घंटा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एवरेज स्पीड या औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए यहाँ पे कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, 370 प्लस 390 प्लस 720। ठीक है, अब समय कैसे निकालेंगे, कुल समय निकालेंगे नीचे। तो देखिए भाई 370 किलोमीटर की दूरी है, वो किस चाल से गया है, 37 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 370, 370 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 370 बटे 37 घंटे। ठीक है, फिर 390 किलोमीटर जाने में किस चाल से जा रहा है, 390 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो कितना आ जाएगा समय, इतना आ जाएगा। फिर आगे इसने दिया है 720 किलोमीटर की जो दूरी जाता है वो किस चाल से जाता है, 8, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, सोल्व कर लो। देखिए सब में इधर नीचे 0 कॉमन लेंगे, ठीक है, और ऊपर 0 कॉमन लेंगे, तो सब जगह 0 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लो। अब देखिए सोल्व करते हैं, तो ये 37 से एक बार कट जाएगा, ये 5 से आपका कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा ही, तो आप क्या करो, 0 को रहने दो, है ना। ठीक है, ऐसे रहने दो, 0 को रहने दो, अभी कॉमन नहीं लेंगे अपन। देखिए 37 से काटेंगे 10, 5 से काटते हैं इसको, 5 7 35, 5 8 40, 8 से काटते हैं 8 9 72। ठीक है, अब सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा आपका, ऊपर तो आ जाएगा 0, 9 7 वो 9 और 2 11 और 7 18, 1 8 और 3 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, 1480 आ जाएगा ऊपर। तो नीचे कितना आएगा, देखो 178 आएगा, तो ये 178। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन 2 से काट लेते, ऊपर नीचे 2 से कट रहा है, ये 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 4 8 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो 8 9 नीचे सबके आ रहा है। अब देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा कि आपका 8 बार जाता है या 9 बार जाता है। तो एक बार 8 बार इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, 7 8 8 64 और 7 कितना हो जाएगा आपका 71, मतलब 712। इतनी बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 740 में से यदि आपका 712 जाता है तो 28, मतलब 28 आपका शेष बच जाएगा। तो 8 सही 28 बटे 89 क्या आ जाएगा आपका, ये आपका टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 8 सही 28 बटे 89, ऑप्शन ए ही अपना एकदम सही हो जाएगा। तो एवरेज चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित को सरल करें, 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2y और 5x माइनस 2y। तो देखिए वही एलिमिनेशन वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। भाई a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब अपन को बस इतना सा देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा। ठीक है,
तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4x², ठीक है, और ये प्लस का 25x² है तो कितना आएगा आपका 54x² आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, और एक ही ऑप्शन अपना 54x² प्लस का ऑप्शन सी। तो आगे अपन को चेक नहीं करना, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत का वेतन रुपए 10,000 प्रति माह है, वह रुपए 6,000 घर के किराए पर और रुपए 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी की धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। देखिए भाई क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मंजीत है उसका वेतन है 10,000 रुपये, 6,000 रुपये वो घर का किराया दे देता है एक महीने में, और 3,000 बिलों पे दे देता है। मतलब महीने में 10,000 कमाता है, उसमें से 6,000 किराए पे और 3,000 बिल दे देता है। तो टोटल उसने 9,000 दे दिए, 10,000 में से 9,000 उसके खर्च हो गए, तो एक महीने का उसने कितना बचा लिया, 1,000 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो भाई 12 महीने में वो 12,000 बचाएगा, ठीक है। लेकिन इसने देखो एक लाइन और दी है, यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, मतलब जिस मंथ में उसका बर्थडे आता है उस मंथ में वो क्या करता है, जो बचत होती है वो भी खर्च कर देता है, ठीक है। मतलब उसने एक महीने में जो बचत थी 1,000 रुपये उसको भी खर्च कर दिया, तो अब 11 महीने की जो बचत है वो ही उसकी क्या हो जाएगी, टोटल बचत हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा उसका टोटल जो बचत आएगी वो कितनी आएगी, 11,000 आएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप कितना होगा। देखिए आयत का परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी अपन को। तो देखिए इसके लिए अपन को देखो कंडीशन दे रखी है इसने, लंबाई को 5 मीटर बढ़ा रहे और चौड़ाई को 7 मीटर कम कर रहे, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो देखिए भाई क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए यदि लंबाई को मैं कर दूं कितना, 5 मीटर बढ़ रहा है तो 5 मीटर बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को बी को कितना, भाई लंबाई एल और चौड़ाई को बी लेती हूँ तो चौड़ाई को कितना 7 घटा रहे तो बी माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल है तो इसका जो क्षेत्रफल जो पहले था, पहले मान लिया एल इंटू बी था, लेकिन ये चेंज करने से क्या होता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। 8 ही लिख लो, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इधर एल इंटू बी माइनस का 7 एल आएगा, क्या आएगा, माइनस का 7 एल आएगा, प्लस 5 बी माइनस 7 5 35, और इधर क्या है आपका एल एल इंटू बी प्लस 8। तो देखिए दोनों तरफ एल इंटू बी से एल इंटू बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा, माइनस का 7 एल प्लस का 5 बी, और ये 35 उधर जाके 8 में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने पास में एक इक्वेशन तो यहाँ से ये आ गई। अब देखिए इसने एक कंडीशन और दे रखी है, क्या है, यदि लंबाई को 5 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई को 8 मीटर बढ़ा दिया जाए तो अब इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब लंबाई में क्या चेंज कर रहे हैं, 5 मीटर कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 8 मीटर बढ़ा रहे हैं, मतलब बी प्लस 8। तो अब जो इसका क्षेत्रफल जो था वो कितना बढ़ जाता है, 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन ये दे रखी है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो एल इंटू बी माइनस का 5 बी, या फिर पहले एल को ले लेते हैं, क्या आएगा, प्लस का 8 एल माइनस का 5 बी, और ये 8 5 40 माइनस का इधर क्या है एल इंटू बी प्लस
33, सॉरी, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, L इंटू बी से L इंटू बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 8L माइनस 5B, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 40 उधर जाके प्लस का, और कितना आ जाएगा आपका 73 आ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन देखिए अपने पास में यहाँ से आ गई, क्या आ गई, 8L माइनस 5B बराबर 73, ठीक है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, L और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8L और माइनस 7L को जोड़ते हो तो L बचता है आपके पास में, ठीक है। और ये 5B और माइनस का 5B आपका जुड़ेगा तो 0, ठीक है। और इधर देखो 73 और 43 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 3 3 6 7 4 11, कितना आ जाएगा, L आपका आ जाएगा 116 मीटर, ठीक है। अब B की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो B फाइंड आउट करने के लिए क्या करो आप, L की वैल्यू रख लो 116, ठीक है। तो ये इधर जाके देखो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 5B आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 प्लस 7 इंटू L की वैल्यू 116, मतलब 7 को 116 से इंटू करते हो, 7 6 42, 4 चला जाएगा, 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, 812, ठीक है। तो 5B की वैल्यू अपने पास में यहाँ से आएगी कितनी, ये आएगी 4 और 1 5 8, 855 आ जाएगी। तो B कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से B आ जाएगा देखो अपने पास में 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 एकम 5, 171 के आ जाएगा अपने पास में, B आ जाएगा। इसने पूछा है मूल आयत का परिमाप, मूल आयत की लंबाई L थी, चौड़ाई B थी, तो अपना जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है। तो देखिए L प्लस B कितना हो जाएगा, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 1 8, और ये 287 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं, 2 से इंटू करते हैं तो देखो 7 दूना 14, 1 8 दूना 16 और 1 17, और 2 दूना 4 और 1 5, 574 मीटर के आ जाएगा, इस आयत का पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था, ऐसे ही होगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा। देखिए भाई दो पाइप है, जो एक टैंक को एक पाइप भर रहा है जबकि दूसरा खाली कर रहा है। भरने वाला पाइप ए है, ठीक है, भरने वाला पाइप कौन सा है, ए है, और वो पूरे टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है। जबकि जो पाइप बी है वो खाली कर रहा है, और वो संपूर्ण जो आपका टैंक है उसको कितनी देर में खाली कर सकता है, 27 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। खाली कर सकता है तो मैं माइनस लगा लेती हूँ, ठीक है। अब देखो टैंक की क्षमता या टोटल वर्क अपन यहाँ से पता करते हैं, कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 18 तो ये 54 होता है और 27 दूना 54, ये क्या आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी, मतलब ए है वो 1 मिनट में आपका 3 भाग भर सकता है टैंक का, जबकि जो पाइप बी है वो 1 मिनट में 2 भाग को खाली कर सकता है। माइनस आपका क्या शो कर रहा है कि ये खाली करने वाला टैंक है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसने बोला है पाइप ए को खोला जाता है, पहले ओनली पाइप ए को ही खोला जा रहा है और 6 मिनट के लिए अकेला पाइप ए ही भरता है। तो यदि 1 मिनट में पाइप ए 3 भरता है तो 6 मिनट में पाइप ए ने कितना भर दिया होगा, 6 दिए 18 भाग को भर दिया होगा, ठीक है। अब इसने बोला है फिर पाइप 6 मिनट के बाद में पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। पूरा टैंक की क्षमता कितनी थी, 54, उसमें से 18 ए ने भर दिया, अब शेष कितना बच जाएगा, 36 भाग बच जाएगा, और इस 36 भाग को दोनों पाइप मिलके भरेंगे, मतलब एक भरेगा तो दूसरा साथ के साथ खाली भी कर रहा है। ए यदि 1 मिनट में 3 भाग भरता है तो बी है ना वो 1 मिनट में 2 भाग को खाली भी कर रहा है, मतलब 1 मिनट में टैंक का केवल एक भाग ही भर रहा है, ठीक है। तो 36 भाग को भरने में कितने मिनट का समय लग जाएगा, 36 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट लग जाएंगे, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन ने 6 जून को आपका शिफ्ट 2 का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।